ओम शांति। आप सभी का इस फॉलो अप रिट्रीट के सत्र में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है हम सभी की ओर से। और आप सभी हमसे फिर से जुड़े हैं, इसके लिए सभी की सराहना करते हैं हम। तो आशा है कि आप सबने जो भी होमवर्क हमें मिला था, भिन्न भिन्न होमवर्क जैसे कि अदृश्य मेहमान, ट्रैवलर और घर का अनुभव करना, तो आपने किया होगा। और आपके अगर कुछ अनुभव है तो आप हमें जरूर बताइए। तो जैसे कि हम सब ने पहले 7 सत्र में शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात सातों सत्रों में भिन्न भिन्न ज्ञान के राज समझे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। जैसे कि हमने सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड माइंडसेट के बारे में देखा। फिर ड्रामा कैसे चलता है, और स्थूल ड्रामा के एग्जाम्पल से हमने देखा था कि कैसे एक्टर और कैरेक्टर का डिफरेंस होता है। फिर हमने जो नेचर का मैसेज है वो कैसे कार्य करता है, फॉल्स आइडेंटिटीज। और हमने ये भी देखा कि जो परमात्मा है वो कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम आपको एनकरेज करते हैं, आप चैट में जरूर बताइए कि अ, आपके क्या अनुभव है। तो आज के सत्र के लिए हम अखिला बहन को स्वागत करते हैं। ओवर टू अखिला बहन। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रतीश भाई, और सभी का हमारी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वो आज का सत्र हम स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और हम आशा करते हैं आपने भी रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर सुनी होगी। चलिए, आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, स्लाइड शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। राइट। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले दिन हमने क्या समझा कि हम यहाँ पर इस दुनिया में मेहमान हैं, और मेहमान यानी वो आत्म अभिमानी पोजीशन, जिस पोजीशन में हम बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहते हैं, और यही वो वृत्ति है, यही मेहमान की स्थिति है जो हमें चढ़ती कला में लेकर जाती है। क्योंकि उसका एक बहुत ही सुरक्षित माइंड सेट होता है, सुरक्षित मानसिकता होती है, और वो जन्मती है क्योंकि अवचेतन मन में कोई भय या चिंता नहीं होती, और यही सच्चा सुख, शांति और प्रेम लेकर आता है। तो हम आशा करते हैं आपने इस मेहमान की प्रैक्टिस की होगी, और ये चित्र आप बार बार देखेंगे हमारे सेशंस में। ये है स्थूल दुनिया, और हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं। इस ग्रीन डॉटेड लाइन को हमने देखा, इसे अज्ञानता की रेखा कहते हैं। यानी कि जब तक आप इस रेखा के पीछे हैं, यानी जब तक आप खुद को गेस्ट, टूरिस्ट, मुसाफिर, एक्टर समझते हैं, तो नो दुख। लाइन क्रॉस करते हैं जब मैं मेरा लगाते हैं, तब यहाँ दुख स्टार्ट होता है। फिर हमने देखा कि ये स्पिरिचुअल मॉडल या आध्यात्मिक मॉडल इस गेस्ट के बारे में क्या कहता है। हमने देखा ये गेस्ट जो है, ये एक एक्टर भी है, ये एक अभिनेता भी है जो अभिनय कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि ये पूरी स्थूल दुनिया जो है, ये नाटकशाला है, और नाटकशाला में किरदार दिखाई पड़ते हैं। एक्टर उस किरदार के पीछे होते हैं, यानी एक्टर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और एक्टर का घर नाटकशाला नहीं होता, उसका घर ये वहां से परे की दुनिया है। और ये दुनिया है अविनाशी, सूक्ष्म, जहाँ स्थिरता है और जहाँ मौन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमने दो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी समझी। वो है पारस और पत्थर। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस आध्यात्मिक मार्ग में। अगर वो बुद्धि जो हमें बाहर निकालती है इस ड्रामा से, वो है पारस बुद्धि। ये ऊंची बुद्धि है, सूक्ष्म और दिव्य बुद्धि।
जिसे बड़ा नक्शा मालूम है इस दुनिया का। उसके विपरीत पत्थर बुद्धि जो इस ड्रामा में ही फंसी रहती है, स्थूल है और लघु चेतना भी कहते हैं इसको। उसके बाद हमने देखा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का क्या मेल है, यानी विज्ञान भी इस अदृश्य मुसाफिर के बहुत सारे सबूत देता है, जबकि वो खुद आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखता। लेकिन हमने ऐसे कई सारे केस स्टडीज देखे जिसमें वो सबूत देता है अदृश्य मुसाफिर का। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये बेहद का मुसाफिर जब इस हद की दुनिया में आता है तो यहाँ तादात्म्यता स्थापन करता है, जिसको हम हद का मैं कहते हैं, जिसे देह अभिमान भी कहा जाता है। और कई तरह के देह अभिमान आ जाते हैं, यानी घर के आधार पर, पैसों के आधार पर, आइडियाज के आधार पर, ओपिनियंस के आधार पर, देश के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। और उसके बाद हमने एक कहानी सुनी, यानी कि ये कहानी थी जो दर्शाती है हमारे भीतर क्या ड्रामा चल रहा है, यानी हमारे मन के भीतर का ड्रामा। कैसे आत्मा का ज्ञान होते हुए भी, राम का ज्ञान होते हुए भी, कैसे रावण और माया सच्चे राम तक पहुंचने से रोकती है सीता को। उसके बाद हमने देखा कि नेचर हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और ये जो आ, कर्मों की गुह्य गति हमने एक अलग तरह से समझी कि जहाँ आ, मुक्त इच्छा होती है, जहाँ हमारी मर्जी चलती है, वहां कैसे नेचर हमें थोड़े से दर्द के द्वारा हमारे को बड़े नुकसान से बचाती है। और अगर हम इस हद के मैं को, यानी कि ये जो स्मॉल आईज आप देख रहे हैं, इनको हम अगर खुद से नहीं निकालते हैं तो प्रकृति अपने विनाश बल द्वारा इसे तोड़ देती है। लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें समझदारी से, विजडम से इसे खुद छोड़ना है। और जैसे इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ विनाश बल काम करता है, ऐसे ही जो बेहद का मैं है, जो सच्चा मैं है, उसके साथ पॉजिटिव फोर्सेस काम करते हैं। क्योंकि ये नेचर जो है, ये प्रकृति हमें हर तरह से लकी बनाना चाहते हैं। और लास्ट सेशन में हमने देखा भगवान को समझा एक तर्क संगत तरीके से, यानी भगवान कौन, बाबा कौन, वो जो हमेशा सत्य में रहता है, और सत्य में रहने की वजह से शून्य इच्छाएं, अहंकार, लगाव, विकार होते हैं। और एक नाम परमात्मा का पारसनाथ भी है, क्योंकि वो हमेशा पारस बुद्धि में रहते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिवीजन। अगर आपको कुछ पूछना हो, आपका कोई सवाल हो, आपके कोई कमेंट्स हो, तो आप जरूर चैट पे शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपकी यात्रा कैसे रही हमारे साथ, इसका भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत मदद करेगा हमारे आगे के सेशंस को तैयार करने में, ताकि हम वो सब कवर कर सकें जो आप नहीं समझे। तो 1 मिनट के लिए हम अभी प्रैक्टिस में आएंगे। और प्रैक्टिस के दौरान में, जैसा कहा जाता है, कोई मल्टीटास्किंग हम नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये समय है जब हम कनेक्ट करेंगे अपने सच से। हमेशा ही सच से कनेक्ट रहना है, लेकिन ये खास समय हम निकालते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाते हैं। और सबके पास ये पारस बुद्धि है, सभी के पास ये पारस बुद्धि है। हम सब इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। और इस पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि भी है और सूक्ष्म भी, यानी कि हम देख सकते हैं बड़ा नक्शा, बिग मैप ऑफ लाइफ। और इस बड़े नक्शे में हमें दिखता है हमारा घर, सच्चा घर। हमारे को कहानी भी नजर आ रही है, स्टोरी भी नजर आ रही है, ड्रामा भी नजर आ रहा है। और हमें अपनी सूक्ष्मता भी नजर आ रही है कि हम सब सूक्ष्म हैं। हमारा घर अदृश्य है, सूक्ष्म है। पारस बुद्धि यानी विशाल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि।
महीन बुद्धि। और ये सारा कनेक्शन हमें समझ आ रहा है, सूक्ष्म का स्थूल के साथ कनेक्शन नजर आ रहा है। सब कुछ समझ आ रहा है, क्यों चीजें किस लिए बनी है, कैसे हैं। ये डिसजॉइंटेड नहीं है, अलग थलग से नहीं देख रहे हम। हमारे को हर चीज का एक कनेक्शन नजर आ रहा है। देखते हैं, कहानी कहानी है। और कहानी में कुछ भी मायने नहीं रखता, ये मनोरंजन के लिए बनी होती है। एक तरफ हमारी सच्ची दुनिया और एक तरफ कहानी। तो जो कुछ आपके जीवन में हुआ अब तक, वो सब कुछ कहानी में था। जो कुछ सुबह से अब तक हुआ, वो भी कहानी में था। और क्योंकि ये कहानी है, हम इसे बड़े आराम से फुल स्टॉप देते हैं। संघर्ष से नहीं फुल स्टॉप कर रहे, लेकिन ज्ञान सहित फुल स्टॉप, इसका कोई महत्व नहीं है। और हम जैसे खुद को इजाजत देते हैं घर में रहने की। देखते हैं अपने घर को, और उस घर में खुद को देख रहे हैं इसी सेकंड में। एक सेकंड का खेल। अदृश्य आत्मा अपने अदृश्य घर में, लेकिन पारस बुद्धि से हमें ये घर भी नजर आ रहा है। और हम खुद को भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबके पास ये सूक्ष्म बुद्धि है। अति सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करें और देखें इस घर को। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, उसके भीतर अदृश्य आत्मा। हम उस लाइट और साइलेंस को अनुभव कर रहे हैं। ये घर श्रेष्ठ है, परफेक्ट, समय से परे है, स्थिर है, स्टिलनेस है। कुछ भी हिल डुल नहीं रहा। और बेहद का घर है, दूर दूर तक फैला ये गोल्डन रेड लाइट। और यहाँ आप अकेले नहीं हैं। यहाँ तकरीबन 800 करोड़ अदृश्य भाई हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं इस महीन बुद्धि से, सभी अदृश्य उपस्थिति के रूप में है, यानी इनविजिबल प्रेजेंस उपस्थित है, नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप देख सकते हैं इस दिव्य नेत्र से। उनका प्रेजेंस फील कर सकते हैं। ये है सच्ची दुनिया, और ये है हमारी फैमिली।
सब कुछ बहुत ही सिंप्लीफाइड है यहाँ पर, सरल है, कुछ भी पेचीदा नहीं है, सभी यहाँ पॉइंट के रूप में है, ऑलमोस्ट अदृश्य। और यहाँ सुख भी है तो शांति भी है, भी है प्रेम की दुनिया भी, जहाँ सच्चा मधुर प्रेम है, जहाँ लगाव की चिपचिपाहट नहीं है। यहीं पर हमारा सुप्रीम दोस्त भी है, वो भी अदृश्य उपस्थिति के रूप में। हमारा सुप्रीम दोस्त सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, वाइजेस्ट, सबसे समझदार और पावन है, सबसे सेंसिबल। क्या है सेंसिबल? हीरो पार्ट प्ले करते हुए भी खुद को केवल एक पॉइंट समझते हैं। पारस बुद्धि से ये सब कुछ हमें नजर आ रहा है, जो आम तौर पर दिखाई नहीं देता है। देख सकते हैं सब चीज का कनेक्शन। सबसे ज्यादा एकांतता भी यहाँ पर है, फैमिली के बीचों बीच एकांतवासी भी। सब के सब यहाँ दुखों से मुक्त हैं, इच्छाओं से मुक्त हैं और निराकारी रूप में। इस निराकारी रूप में आप वो रिफाइंड फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं इस दुनिया की। सब कुछ साइलेंट है, लेकिन यहाँ एक रूहानी उत्सव है, साइलेंट सेलेस्टियल सेलिब्रेशन। मौज है यहाँ पर, सब कुछ साइलेंस में। सबके माइंड, यानी सबका मन यहाँ मैच करता है। सभी स्वीट, सभी लविंग है यहाँ। संकल्प मात्र भी कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सब लकी है और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि कल कोई बदल जाएगा यहाँ, लेकिन सब ऐसे ही हैं हमेशा के लिए। सुख शांति सब कुछ बेहद का है, लिमिटलेस। जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य, हम सभी का सत्य बेहद सुंदर है। अगर आपके अभी तक के कोई सवाल हो तो आप जरूर टाइप कीजिएगा। और आज जो है हम जो चीज समझेंगे, हम उसको कहते हैं आध्यात्मिक समाज शास्त्र, यानी स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी हम उसको कहते हैं।
और क्यों ये समझना है? ये इसलिए समझना है क्योंकि जो कई बार हम दूसरों के बदले में, दूसरों के बारे में जल्दबाजी में कोई राय कायम करते हैं या थोड़ा आलोचनात्मक होता है, जब हम इसको समझ जाएंगे तो दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी ज्यादा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और शांति की महसूसता होगी। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक समाजशास्त्र हम समझेंगे। और आज हम देखेंगे इस यात्रा को डिटेल्स में। हाँ, हम विस्तार से इस यात्रा को देखेंगे। यानी अभी तक आपने जो समझा, आ, वो आज उसका एडवांस्ड, हाँ, थोड़े एडवांस तरीके से समझेंगे। जैसे कि हम कहें कि जैसे जब हम 8वीं या 9वीं कक्षा में होते हैं ना, बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, तो हमें बताया जाता है कि जो दिल का, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट साइड में है, और राइट वेंट्रिकल जो है राइट साइड में। वेंट्रिकल यानी वो हार्ट का चैम्बर जो रक्त को पंप करता है। हाँ, तो ये समझाया जाता है 8वीं 9वीं कक्षा में। लेकिन जब MBBS की पढ़ाई करके जब हम कार्डियक सर्जन बनते हैं, तब पता चलता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट में नहीं है, वो फ्रंट में है और राइट बैक में है। हाँ, तो अभी बड़ी क्लास में अभी हम कुछ और समझेंगे कि क्या चीज कहाँ पर है। ठीक है, तो रेडी हैं आप समझने के लिए हमारे साथ में? चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आज हम समझेंगे, हर आत्मा अलग अलग वर्णों द्वारा गुजरती है, हाँ, जिसे हम कहते हैं क्लैंस। और आप कई बार ये मुरलियों में भी सुनाई पड़ता है वर्ण। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कैसे इस यात्रा में हर आत्मा इस वर्णों द्वारा गुजरती है। तो जब हम अपने घर में होते हैं ना, जब जैसे हम अपने घर में होते हैं तो वहां कोई जो है अ, अमीर नहीं होता, वहां कोई गरीब नहीं होता है, वहां कोई आ, बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पर होता है भाईचारा, और वहां पर होती है इक्वलिटी, समानता होती है। और वहां पर फ्रीडम, स्वतंत्रता भी होती है। तो जब हम घर में होते हैं तो ये सब कुछ होता है। लेकिन जब हम इस स्थूल दुनिया में आते हैं ना, ये हर आत्मा की बात हो रही है। जब हम इस स्थूल दुनिया में आते हैं तो हर आत्मा अलग अलग वर्णों द्वारा गुजरती है, हाँ? तो पहला वर्ण जो हम समझेंगे वो है ये ब्राह्मण वर्ण। और क्या है ये ब्राह्मण वर्ण? ये ब्राह्मण वर्ण ये है कि ये जो ब्राह्मण वर्ण है, हर वर्ण का एक एनर्जी लेवल होता है। तो इस ब्राह्मण वर्ण का जो एनर्जी लेवल है, आप बताएंगे कौन सा एनर्जी लेवल है? मेन एनर्जी लेवल होती है हर एक वर्ण की। आप बताइए, ब्राह्मण वर्ण की कौन सी एनर्जी लेवल होती है? कोई जवाब? हाँ, प्रतेश भाई, मे भी प्रतीक भाई। जी देखिए, जवाब आ रहे हैं। प्रायोरिटी, नॉलेज, प्योरिटी, ईश्वरीय लेबल, पढ़ना और पढ़ाना, प्योरिटी, ज्ञान, राइट, त्याग, तपस्या। राइट, ये जवाब सही है। जो मेन एनर्जी लेवल होती है उसकी होती है ज्ञान की एनर्जी। यानी इनको भूख होती है ज्ञान, ज्ञान की, ज्ञान से बहुत प्रेम होता है, और बुक्स बहुत पसंद होती हैं इनको। तो आप देखेंगे ना, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक फैमिली होती थी, उसमें ये जो मम्मी पापा के 3 बेटियां थी, हाँ? और वो इन 3 बेटियों को कभी कहीं लेके जाया करते घुमाने के लिए। तो क्या होता था, तो एक जो बेटी थी ना, वो जैसे ही समझ आता था कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो वो अपने सारे खिलौने इकट्ठा करती थी लेके जाने के लिए कि वहां जाके हम खेलेंगे। दूसरी जो होती थी वो कुछ और कुछ कलेक्ट करती थी, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ और चीजें लेके जाती थी। लेकिन ये जो तीसरी बेटी थी उनकी, वो जो है ना, वो अपनी किताबें इकट्ठा करती थी, किताबें इकट्ठा करती थी, और जहां जाया करते थे
वहां पर भी वो एक कोना ढूंढ लेती थी और उस कोने में बैठकर पढ़ाई करती थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ एक ब्राह्मण वर्ण छुपा है। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण है इनको नॉलेज से बहुत प्यार होता है। और इनके जीवन में आप देखेंगे ये रिनंसिएट होते हैं, यानी त्यागी होते हैं। तो अगर डॉक्टर इनको बोले ना कि चीनी बंद कर दो या कुछ फलाना बंद कर दो, तो बड़े आराम से ये छोड़ सकते हैं। ये इनको दूसरा संकल्प नहीं उठेगा कि क्यों छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, ये सब नहीं होता है, बड़े आराम से छोड़ देते हैं। और इस वर्ण में आप देखेंगे इनके लार्जर जीवन में सरलता होती है। सरलता होती है और बहुत सेवा भाव होती है इनमें। आ, आप देखेंगे कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी प्रकार की सेवा हो, उनको उसमें बहुत रुचि होती है। और ये भी देखा जाता है इनके जीवन में क्लेanलीनेस होता है, स्वच्छता सफाई ये बहुत रहती है। और भगवान जो है इनके जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। भगवान और सेवा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये ब्राह्मण वर्ण होता है। इसके बाद अगर ब्राह्मण वर्ण में किसी को सही नॉलेज मिल जाए, राइट नॉलेज मिल जाए, तो ये जो है नेक्स्ट फेज पर लेकर आती है। और अगला वर्ण जो है ये देवताई वर्ण होता है। यानी सही काइंड ऑफ नॉलेज इनको मिल जाए तो ये देवताई वर्ण में आते हैं। देवता वर्ण का क्या एनर्जी लेवल होगा, मेन एनर्जी लेवल आप बताएंगे? और उनको चांस है जिन्होंने पहले नहीं सुना इसे। जवाब है पवित्रता, ठीक है हैप्पीनेस, जी। 16 कला संपूर्ण, ज्यादातर प्योरिटी, ओके। सर्वगुण संपन्न, मुक्त होते हैं, राइट। निर्विकारी, सत्य। राइट, इनका जो मेन एनर्जी लेवल होता है देवताओं का वो है हैप्पीनेस, खुशी। बहुत खुशी रहती है इन्हें। यहाँ तक कि आप देखेंगे ना, इनको अगर कोई आ, धक्का भी दे देना तो इनको लगेगा कि कोई फन कर रहा है हमारे साथ, उसमें भी उनको कुछ मौज लगेगी, उन्हें लगेगा कि ये कोई जोक है या शायद इसमें भी कुछ मजा आ रहा है। तो ये उनकी हैप्पीनेस माना। अगर आज भी हर स्थिति में अगर हम हैप्पी रह सकते हैं ना, तो हम गोल्डन एज में जाने के काबिल हैं। ये एनर्जी अगर हमारे पास है हर स्थिति में हैप्पी रहने की, तो हम जा सकते हैं। इनका मेन एनर्जी हैप्पीनेस होता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में 10 अवगुण है और एक गुण है, तो उन्हें एक वो जो गुण है वही नजर आता है। और कोई भी व्यक्ति होगा ना, अगर दोस्त ढूंढ रहा होगा, तो ये वो वर्ण है जिसमें वो दोस्ती करना चाहेंगे, जिससे वो दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग पॉजिटिव होते हैं, खुद की और दूसरों की भी उन्नति कराते हैं। और इनके लार्जर जीवन में देखा जाता है बहुत ही सरल सिंपल होते हैं। सिंपल होते हैं, तकदीरवान। तकदीरवान क्यों? क्योंकि कोई भी विनाश फोर्स नहीं होता है इनके जीवन में। विनाश फोर्स नहीं होता है। हेल्थ इश्यूज कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका माइंड सेट ऐसा है। हाँ, आप समझे, माइंड सेट की वजह से हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। ये जो विनाश फोर्स नहीं रहता, यानी कि देह अभिमान नहीं है, फॉल्स आईज नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे ना, ये फॉल्स आई ईगो ही है जो इल बॉडी इल सोसाइटी बनाता है। यानी कि बीमार शरीर और बीमार समाज बनाते हैं। अगर ईगो नहीं है, ये स्मॉल ब्लैक आईज नहीं है, तो तकदीरवान, हाँ, लकी है आप। और ये लोग, इन लोगों को आप बीच रात को भी उठाएंगे ना, कहेंगे चलो वॉकिंग चलते हैं, तो बड़ी खुशी खुशी से ये तैयार हो जाएंगे वॉकिंग करने के लिए। इनको कभी भी कुछ भी दुख की फीलिंग नहीं आती है, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कहेंगे हाँ लेट्स गो, चलते हैं वॉकिंग करने।
ये नहीं कहेंगे क्यों उठाया मुझे, बीच रात को नींद आ रही थी, ये सब नहीं कहेंगे। तो रेडी हो जाएंगे चलने के लिए। और देखा जाता है जैसे कि श्रेष्ठ साथी यानी कि परफेक्ट कंपनी, ये अच्छे दोस्त बनते हैं और दुख नहीं होता, जीरो सॉरो होता है। और देवता जो है ये आसमान से नहीं आते हैं, इन्होंने पिछले जीवन में कुछ ऐसा किया होता है जिस वजह से वो इस वर्ण में होते हैं। यहां से हमारी एनर्जी लेवल घटना शुरू होती है, हमारी एनर्जी लेवल घटना शुरू होती है। और अगला वर्ण जो आता है वो है वॉरियर फेस। अब आप बताइए, देवता जो है वो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, तो ये वॉरियर फेस की कौन सी एनर्जी होती होगी? क्या कहेंगे आप, कौन सी लेवल ऑफ एनर्जी है इनकी? चैट में आंसर दे सकते हैं। अ, युद्ध, संकल्पों की उलझन, चैलेंज, स्ट्रगल, स्वार्थ होगा। ज्यादातर युद्ध में रहेंगे। वॉरियर, नहीं, दूसरों को बहुत जस्टिस देंगे। अच्छा, नहीं, काफी अच्छे जवाब है इसमें। नेक्स्ट बेस्ट एनर्जी जो है, जब हमारी एनर्जी घटना शुरू होती है अतीन्द्रिय सुख के बाद की, नेक्स्ट बेस्ट एनर्जी आती है करेज, साहस की एनर्जी। अब आप बताइए क्यों साहस की एनर्जी चाहिए? इसका भी एक लॉजिक है। तर्क संगत से हम ये समझ रहे हैं तो हम ये भी समझेंगे कि क्यों साहस की एनर्जी चाहिए। क्या होता है कि जब हम उस ब्लू बॉक्स से गुजरते हैं ना, आपको समझ आया होगा, स्थूल दुनिया की बात कर रहे हैं, तो उस ब्लू बॉक्स से जब हम गुजरते हैं तो थोड़ा अटैचमेंट आ जाता है, लगाव लगने लगता है। लगाव होने की वजह से खोने का डर महसूस होता है, और ये फियर, हाँ, फियर जनरेट होता है। इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इस डर को हटाने के लिए साहस की एनर्जी चाहिए। आपको समझ पड़ा? तो इनकी जो एनर्जी लेवल होती है साहस की होती है। और इनको एक दो जवाब थे, इनको रिस्क उठाना, एडवेंचर, हाँ, साहसिक कार्य करना ये बहुत पसंद होता है। तो अगर आप देवताई वर्ण वाले को बोलेंगे ना कि माउंट एवरेस्ट चलते हैं, बहुत खुशी खुशी जाएंगे माउंट एवरेस्ट, और इस बारे में किसी को जिक्र भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, हाँ? उनको चढ़ाई करना, चढ़ना अच्छा लगता है, उनको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, खुशी खुशी से वो वॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट पे जाए। वॉरियर कैसे जाएगा माउंट एवरेस्ट? आप बताइए। देवता लोग जाएंगे खुशी से, वॉरियर कैसे जाएगा? मजबूरी में कोई जाएंगे। कंपटीशन की फीलिंग होगी। जी, एफर्ट होगा। हिम्मत से जाएंगे। या नहीं, ठीक कह रहे हैं। एक ये चैलेंज जो, लेंगे। ऐसे बता दें। हाँ, राइट है, बिल्कुल सही है। ये देवता वर्ण, वॉरियर फेस वाले जब जाएंगे ना, क्षत्रिय वर्ण वाले, ये जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे अपना झंडा गाड़ने। और इनको दूसरों से पहले पहुंचना होता है, तो झंडा गाड़ के ये फटाफट से फोटो खींचेंगे और फेसबुक पे डालेंगे और लाइक्स की वेट करेंगे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो वो कौन से वर्ण में है, क्योंकि उनको अपना साहस दूसरों को दिखाना होता है, बताना होता है। तो इस तरह के आ, कार्य वो करते हैं। और ये अगर देवता लोग जो है, बर्तन भी मांज रहे होंगे ना, तो दूसरों को लगेगा कि शायद बहुत ही एंजॉयमेंट वाला काम है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसे होती है। वो लोग अगर कुछ वॉश कर रहे होंगे तो दूसरों को लगेगा वो एनर्जी। लेकिन ये जो वॉरियर जब करते हैं ना,
तो ये जिस एनर्जी के साथ करते हैं तो दूसरों को भी लगता है शायद ये बर्तन मांजना भी बड़ा साहस का काम है ना, इस तरीके से उनको फीलिंग आएगी, है ना। लेकिन देवता वालों के साथ में एक फील गुड फैक्टर रहता है, वो जो कार्य करते हैं दूसरों को वो प्रेरित करता है कि शायद ये बहुत ही एंजॉयबल काम है, हमें भी करना चाहिए ना, इवन हमें भी बर्तन मांजना चाहिए, इस तरह की एक फीलिंग रहती है। तुमने देखा एक मेन एनर्जी जो है वॉरियर फेस की, क्षत्रिय वर्ण की साहस की एनर्जी होती है। इनको शासन करना बहुत अच्छा लगता है, शासन करना और प्रतियोगिता मुकाबला ये सब, और डोमिनेटिंग होते हैं, यानी थोड़ा प्रभुत्व होता है दूसरों को डोमिनेट करने की, ये एक एनर्जी रहती है। चलिए नेक्स्ट फेज पे हम आते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको समझ आ रहा है, अभी तक का समझ आया, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? और मे बी प्रीतेश भाई के कुछ कमेंट्स भी सुनेंगे। ये सुन के कितना अच्छा लग रहा था कि ये जो पहले जानते थे कि 16 कला, फिर आगे कला कम होती है, तो भी और समझ में आया कि कैसे जैसे जैसे डाउनफॉल होता है एनर्जी का, तो बिहेवियर मतलब वर्ण के लेवल पर बिहेवियर शिफ्ट होता है। और एक एक जो वर्ण है, जैसे बताया कि ब्राह्मण वर्ण में ज्ञान, तो सच में अगर हम देखें तो वैसे हम देख पाते हैं काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाँ, भिन्न भिन्न रीति से उनको उनमें इंटरेस्ट रहता है। तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू। ये सब कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। थैंक यू प्रतीश, प्रतीक भाई, हाँ सॉरी प्रतीश भाई, कंफ्यूजिंग हुई। तो ये ना आप देखेंगे एक ही घर में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते हैं, कोई वॉरियर में हो सकता है, कोई शूद्र फेज में भी हो सकता है, कोई कोई और फेज में हो सकता है, क्योंकि ये बात आत्माओं की हो रही है। ये रिलीजन, किसी भी रिलीजन के हो, सब सोल इसी इन वर्णों द्वारा गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू वाले या, लेकिन हर सोल की ये कहानी है, हर आत्मा इन वर्णों द्वारा गुजरती है। तो हम बात कर रहे थे वॉरियर फेस की। उसके बाद जो वर्ण आता है, आप जानते हैं, इसके बाद आता है वैश्य वर्ण, मर्चेंट फेस। इसकी एनर्जी क्या होती होगी? करेज भी खत्म अभी, क्या एनर्जी बचती है? आप बताइए क्या एनर्जी होती होगी, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। एक कह रहे हैं कंफर्ट, बिजनेस माइंडेड, कैलकुलेशन, मनी मेकिंग, जी, सही सही कहा है। ये जो वैश्य वर्ण कलेक्शन, है, संग्रह, संग्रह करना, होल्ड करना। हाँ बिल्कुल राइट है। ये जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल आती है, ये है कंफर्ट, हाँ आराम पसंद होते हैं, ये ज्यादा जोखिम नहीं उठाते, और ये खेल को बड़े आराम से खेलना चाहते हैं। लोगों को ये एडवेंचर रिस्क नहीं पसंद होता, और एनर्जी लेवल भी कम हो जाती है, तो ये आराम पसंद हो जाते हैं। तो अभी हमने कहा कि देवता खुशी खुशी से माउंट एवरेस्ट जाएंगे, मर्चेंट जो है, सॉरी क्षत्रिय जो है वो झंडा गाड़ने के लिए जाते हैं। ये वैश्य वर्ण वाले कैसे जाते होंगे माउंट एवरेस्ट? हाँ? वैश्य वर्ण वाले कैसे जाएंगे माउंट एवरेस्ट? आराम पसंद लोग हैं ये। ये कहते हैं जाते ही नहीं, पहले ही मना कर देंगे, क्रॉल करते हुए ट्रैकिंग पे जाएंगे मजबूरी यू नो, ये लोग टिकट्स बेचेंगे और दूसरों को भेजेंगे और कमीशन कमाएंगे। ये खुद नहीं जाएंगे, हाँ, किसने जिसने भी कहा है, ये खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। ये उससे जो कमीशन मिलेगा ना वो कमाते हैं ये लोग। और इनके जीवन में जो धन का दिखावा बहुत होता है,
आप देखेंगे बहुत सारा अपना रिचनेस डिस्प्ले किया होगा। उनके पास जो कुछ भी धन ज्वेलरी जो कुछ होगा सब उनकी टेबल पे रखा होगा। और इस तरीके का उनका अ, इसको ऑप्युलेंस कहते हैं, अपना धन का दिखावा करना। और एक्स्ट्रा अटैचमेंट इनकी पैसे से होती है। पैसे से एक्स्ट्रा अटैचमेंट होती है, कैसे पैसा बनाया जाए इस तरह की बातें होंगी, यहाँ पैसे की बातें चल रही होंगी। और भोजन से इन्हें एक्स्ट्रा लगाव रहता है। तो आप देखेंगे ना, कभी आप किसी के घर जाते हैं ना, उनका पहला सवाल होगा क्या खाया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ एक कौन सा वर्ण छुपा हुआ है। फोन पे कॉल करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पकाया क्या खाया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ण होगा। और क्योंकि भोजन इनके जीवन का एक अहम अंग है, तो यूजुअली आमतौर पे फैट होते हैं। और ये वैश्य वर्ण होता है। अब जो नेक्स्ट वर्ण आता है ना, ये वर्ण जो है शूद्र वर्ण, इनकी एनर्जी लेवल क्या होती होगी। इनकी हाँ, एनर्जी, लेजीनेस, आलस। इनका जो एक सिर्फ एंजॉयमेंट एक जवाब है। हाँ बिल्कुल नहीं, इनका जो मेन एनर्जी लेवल है, करेक्ट है, ये आलस्य की एनर्जी लेवल। तो होता ये है कि न, हो सकता है कि एक ही सोल में ये अलग अलग चीजें दिखाई पड़ी। एक ही सोल में ये अलग अलग वॉरियर फेस का भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ेगा, किसी और फेस का भी। लेकिन एक डोमिनेंट जो होता है ना, एक जो अ, ज्यादा डोमिनेटिंग फेस होता है, उसी फेस में वो सोल होता है, उसी फेस में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह सेमिनार है, माना कहीं लेक्चर सेशन चल रहा है, एक फुटबॉल मैच है, और एक एक पार्टी भी चल रही है। तो जो ये शूद्र फेस में होगा ना, वो लास्ट मोमेंट तक चेक करेगा, घड़ी देखता रहेगा कि फोन कॉल करके पूछेगा कि पार्टी कैंसिल तो नहीं हुई है। वो पार्टी कैंसिल होने पर ही वो सेमिनार अटेंड करने जाएगा। वो लास्ट मोमेंट तक चेक करेगा कि पार्टी चल रही है या नहीं। हाँ, लास्ट सेकंड तक भी फोन करके पूछेगा कैंसिल तो नहीं हुई। कैंसिल होने पर ही वो जाएगा। तो समझ सकते हैं जो मेन वर्ण जो है सोल का, वो ये शूद्र वर्ण में एनर्जी लेवल बहुत डिप्लीट हो रही होती है, यानी खत्म हो रही होती है। रावण लार्ज होता है, रावण बहुत ज्यादा होता है। तो इनके जीवन में बहुत सारा इंडल्जेंस, अति भोगनाएं होते हैं, यानी कि पहले इनको कॉफी चाहिए, कॉफी के बाद चॉकलेट भी चाहिए, चॉकलेट भी खत्म, नेक्स्ट टीवी, टीवी भी खत्म, फिर कुछ और चाहिए ना, एक के बाद एक अति भोगनाएं यही होती है इनके जीवन में। और सुस्ती उनके जीवन में देखी जाएगी, लार्जर लाइफ में सुस्ती रहती है, इच्छाएं डिजायर्स बहुत होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत तरह के डिजायर्स होते हैं। और इंडल्जेंस है, तो ये शूद्र वर्ण में है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं, मे बी हम कुछ थॉट सुनेंगे। कोई क्वेश्चंस आए हैं प्रीतेश भाई, फिर उसके बाद हम प्रतीक भाई से भी सुनते हैं। भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी हम सुन सकते चलिए, मे बी प्रतीक। जी दीदी, थैंक यू। सो जब भी ये सुनते हैं, और पहली बार जब ये सुना था, डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट वर्ड, तो बहुत ही रमणीक तरीके से ये डिफाइन किया गया है और बताया गया है। और पहले जिस तरह से पर्सपेक्टिव था, दृष्टिकोण था, वो चेंज हो गया। अब ये वर्ण उस क्वालिटीज या फिर आदतों के बेसिस पे वो समझने में बहुत हेल्प करता है। और एक तरह से जो फॉल्स आइडेंटिटीज हम लोगों ने समझा था
ये उससे भी कई बार इसको रिलेट करके कि ये फॉल्स आइडेंटिटी थी और वो हटा दी। तो एक तरह से बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है देखने का नॉलेज को, एंड वेरी हेल्पफुल एज वी मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट जो वर्ण आता है हमारा, और हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि जब भी आप किसी ब्राह्मण के घर में जाएंगे ना, तो देखेंगे ब्राह्मणों का घर कैसा होता है। उनके घर में काफी स्वच्छता होगी, क्लेanलीनेस, बहुत क्लीन होगा। और वहां पर आप देखेंगे बहुत ही प्रेरणादायक कुछ फोटोज लगी होंगी जो दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं। और बुक्स होंगी कुछ, मे बी कहीं कहीं आपको कुछ कोटेशंस भी दिखाई पड़े, यानी जो जाएगा वो भी इंस्पायर, उनको भी प्रेरणा मिलती है। ब्राह्मणों का घर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। देवता के घर में जाएंगे ना, देवताओं का घर कैसा होता है? देवताओं के घर में एक ऑलराउंड परफेक्शन होता है। ऑलराउंड परफेक्शन होगा, लेस एक्सपेंस, यानी महंगी चीजें कम होंगी लेकिन बहुत टेस्ट होगा उसमें। आप समझ रहे हैं, बहुत टेस्टफुल होंगी वो चीजें। जैसे कि यू नो मान लीजिए कुछ पेड़, पेड़ की छोटी सी डाली पड़ी है, वो डाली में वो कुछ लगा देंगे और वो कहीं पर एक शो पीस जैसा रख देंगे, और वो जैसे कोई मास्टरपीस जैसा लगेगा। कुछ नहीं किया होगा, जस्ट कुछ हल्का फुल्का कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ा यू नो फील गुड फीलिंग आएगी सभी को। जो भी इन आ, देवताओं के घर में जाएगा ना, उनको इस तरीके से एक फील गुड यानी अच्छा महसूसता होगी। यही जब क्षत्रिय के घर में जाएंगे, क्या दिखाई पड़ेगा आपको? क्षत्रिय वालों का घर कैसा होगा, आप बताइए, जो साहस का काम करते हैं। क्या देखेंगे आप क्षत्रिय के घर में? शस्त्र, वॉरियर्स वॉरियर्स के पिक्चर्स शो, शेर की खाल। ना उनके घर में आपको एंसेस्ट्रल गन्स, हम पुरखों के बंदूकें दीवार पे लटकी हुई दिखाई देंगी आपको। अ, जैसा कहा ना, टाइगर के स्किन दिखाई देंगे, मेडल्स दिखाई देंगे। और साहसी, उन्होंने जो साहस के काम किए हैं उस तरह के पिक्चर्स दिखाई देंगी। ये मेडल्स वगैरह जो आप देखेंगे ना वेस्टर्न दुनिया में, यानी कि पाश्चात्य जगत में हर कोई डिस्प्ले करता है इन मेडल्स को। तो आप समझ सकते हैं कौन सा वर्ण छुपा हुआ है। जितने भी साहसिक कार्य वाले फोटोग्राफ्स लगे होंगे, तो इस तरह के आप देखेंगे वेपन्स होंगे, बंदूकें या कुछ होंगे जो डिस्प्ले में होंगी। जब आप आ, मर्चेंट वाले के घर में जाएंगे ना, वैश्य वर्ण वालों के, वो पैसे की बातें कर रहे होंगे। देख रहे होंगे कि कोरोना काल में कैसे पैसे बनाए जाएं। तो हर चीज में यूजुअली पैसा कैसे कमाया जाए, बनाया जाए, इस तरह की बातें हो रही होगी। और उनके घर में महंगी चीजें होती हैं लेकिन टेस्ट नहीं होगा, लेस टेस्ट। यानी कि आप देखेंगे हर जगह चीजें बहुत महंगी लगी हुई हैं लेकिन खूबसूरती नहीं दिखाई पड़ेगी, टेस्टफुल नहीं होगा। इस तरीके का आ, होता है उनका घर में। और शूद्र का घर कैसे होगा, आप बताइए। जब आप शूद्र के घर जाएंगे तो वहां क्या होगा? सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा होगा, मैसी, क्लटर्ड, डर्टी, क्लस्टर, क्लटर। सही जवाब है।
शूद्र के घर आप जाएंगे ना, जब आप बेल बजाएंगे तो वो सोए हुए होंगे। आपको बेल बजा के पहले तो उन्हें उठाना जगाना होगा, तो उसके बाद ही वो जागेंगे। रेडी नहीं होंगे वो आपके लिए, वो सोए हुए होंगे। तो और अलग अलग प्रकार की स्मेल्स होती हैं उनके घर में। तो इस तरीके का शूद्र वर्ण का घर होगा। और अगला जो वर्ण आता है, शूद्र वर्ण के बाद जो वर्ण आता है, वो आता है आसुरी फेस, डेमन फेस, डीमन फेस। उनका काम है दुख देना और दुख लेना। यानी कि किसी भी व्यक्ति में अगर 10 गुण होंगे और एक अवगुण होगा, तो ये हमेशा उस अवगुण को देखेंगे, क्योंकि उन्हें नजर ही वही आएगा। और जैसा कि दुख देना दुख लेना, यही उनका मेन चीज रहता है। तो ब्राह्मण वर्ण जो है, वो आत्मा को नरिश करता है, पोषण देता है। लेकिन ये जो शूद्र वर्ण है, ये असुर पैदा करता है। तो इस तरीके का ये चलता है। चलिए हम यहाँ थोड़ा स्टॉप करेंगे। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो हम अभी उठा सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, वर्णों की यात्रा में खोए हुए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद हमारा एक ब्रेक भी होने वाला है, और फिर हम प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे। ये जो, अगर कोई भी, यानी इस वक्त जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, तो जो हमारा पूरा जो सोसाइटी है, हमारी पूरी सोसाइटी इस वक्त आ, शूद्र फेस में है। शूद्र फेस में है। और जो गवर्नमेंट है वो मर्चेंट है। मर्चेंट यानी कि वो चीजें बेच रही है और शूद्र बिजी है उसे खरीदने में, इंडल्जेंसेस में। तो इस तरह का सोसाइटी, और किसी भी सोसाइटी में अगर कोई, अगर सोसाइटी ही शूद्र सोसाइटी हो, तो क्या होता है कि भले ही उस देश में बहुत सारा गोल्ड हो, बहुत सारे रिसोर्सेस हो, तो क्या होता है, वो माइंड सेट ऐसा है, वो सारे रिसोर्स यूज करके बम बारूद खरीद के उस अच्छी दुनिया को भी नर्क बना देंगे, कि उनका माइंड सेट की वजह से। हम जो है देवता बनना चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बनना जरूर चूज कर सकते हैं, क्योंकि यही वो स्टूडेंट लाइफ है जो हमारी उन्नति कराती है। आप समझ रहे हैं, यही स्टूडेंट लाइफ है जो उन्नति कराती है। जबकि शूद्र जो है वो आसुरी फेस में लेकर जाता है। एक मिनट, हम फिर से आपके साथ स्लाइड शेयर करेंगे। तो ये जो मेन एनर्जीज हैं ज्ञान की, और ब्राह्मण यानी ज्ञान, देवता खुशी, वॉरियर क्षत्रिय जो है साहस की एनर्जी, फिर आराम पसंद हो जाते हैं, आलस्य, और ये दुख लेकर आता है। Right? और देवताओं के पास ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन उनका माइंड सेट इतना अच्छा होता है कि वो हेवन बनाता है। जैसा कहा जाता है, मन ही स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाता है। तो हमारे पास जो अभी चॉइस है वो ये है कि हम समझ के साथ, हाँ, इस विजडम के साथ हम इस माया जाल से बाहर निकले। और सबके पास चॉइस है इस ब्राह्मण वर्ण स्टूडेंट लाइफ में आने का। और यही जो है उन्नति कराता है। तो इसीलिए अब जब आप यहाँ आए हैं, तो आप यहाँ बने रहें, यही कहेंगे। चलिए, हम में भी कुछ कमेंट्स हैं, प्रदीप भाई, प्रीतेश भाई, या शेयर कर सकते क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन है। हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक वर्ण में आता है या वो मिक्स वर्ण का भी हो सकता है? एक जो है डोमिनेंट एनर्जी होती है, एक ही वो उसी वर्ण का वो होता है ना। जैसा कहा गया कि एक ही सोल के अंदर तीन चार
वैरायटी आपको एनर्जी दिखाई, लेकिन एक मेन एनर्जी होती है, तो वो उस वर्ण का होता है। जी, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा ने असुर वर्ण का कोई वर्णन ज्ञान में नहीं दिया है, तो ये वर्ण कब होता है, पीरियड क्या है, क्या वो शूद्र वर्ण का एक भाग है? नहीं, शूद्र वर्ण का भाग नहीं है। शूद्र के बाद ये आसुरी वर्ण आता है। और सभी का लेवल ऑफ आसुरी वर्ण जो है वो एक जैसा नहीं होता है। यू नो जैसा कई बार मुरली में कहते हैं ना, हमारा जो ब्राह्मणों का, जो भी ब्राह्मण बने, उनका आसुरी वर्ण जो है वो इतना तमो प्रधान नहीं होता है जितना अभी कई लोगों का तमो प्रधानता है, उस लेवल की नहीं होती। तो सभी की तमो प्रधानता, आसुरी वर्ण अलग लेवल का होता है, लेकिन हर आत्मा इस फेज से गुजरती है। और गुजरने के बाद फिर अगला वर्ण आता है। जी, थैंक यू। पूछ लीजिएगा, इज इट ओके, किसी को कुछ ऐड करना हो? हाँ, कोई बता रहे हैं कि बाबा ने कहा है कि दैत्य है, दैत्य आते हैं, ऐसे बाबा ने बांटा। फिर क्वेश्चन है कि शूद्र और आसुरी व्यक्ति से कैसे सामना करें हम? नहीं, हमको कोई भी अलग अलग टाइप के व्यक्ति, तो दुनिया तो वैरायटी है ना, वैरायटी। लेकिन हम जो है अपनी स्थिति में रह के उसको टैकल करना है। अलग अलग वैरायटी मिलेंगे, लेकिन हर एक जो है, हर एक की परिस्थिति अलग होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो अपने बेस्ट पॉसिबल में जितना हम ज्ञान के साथ इसको डील कर सकते हैं, जितना आत्माभिमानी स्थिति में रह के उसको डील कर सकते हैं, हमको उस तरीके से डील करना है। कहा जाता है कि आ, एक कहावत है कि कभी भी एक आसुरी फेस वाले से आ, उस लेवल पे उतरकर हमारे को झगड़ा नहीं करना होता है, क्योंकि उस लेवल पे वो एक्सपर्ट होता है। और वो हमें नीचे खींच लेता है। तो अपने लेवल पर ही रहिए आप, और उसी लेवल से हमारे को डील करना होता है, लाइट में रहकर। थैंक यू, वेरी क्लियर। ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि कोई कोई जो जिन्होंने ज्ञान लिया है, स्टूडेंट है, वो कभी कभी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो वो देवता कैसे बनेंगे? ये भीतर का पुरुषार्थ है ना, तो व्यस्त रहते हुए भी वो भीतर क्या कर रही है हमें नहीं मालूम है ना। ये दिखाई नहीं पड़ता, ये पुरुषार्थ आप किस स्थिति में रहकर, भले बाहर कोई व्यस्त रहता हो, वो हाँ, किस स्टेज से व्यस्त है ये हमें नहीं पता है। यस, ये वेरी क्लियर, थैंक यू। भीतर का है, गुप्त पुरुषार्थ। यह बिल्कुल सही, हम जजमेंट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चल सकता कि किस प्रकार का इसका पुरुषार्थ है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या सभी असुर वर्ण से होकर निकलते हैं? असुर वर्ण कब होता है? सभी सोल्स इस वर्णों में से गुजरते हैं। अ, कईयों का थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कईयों का डिफरेंट होता है, लेकिन हर कोई इस इस बाजोली से गुजरता है। बट अलग अलग होता है। किसी का इतना डेमन फेस इतना बहुत बैड नहीं होता है, किसी का बहुत तमो प्रधानता होती है। कई बार आपने मुरलियों में सुना होगा, ब्राह्मणों की तमो प्रधानता भी उतनी तमो प्रधान नहीं होती है। रावण में भी सतो रजो तमो रावण है ना, तो हमारा उतना बैड नहीं होता है। जी, इज इट शुक्रिया। ओके प्रीतेश भाई, ऐड करना चाहते हो आप कुछ? यस, वेरी क्लियर। हर एक जो यात्री है, जैसे हर एक स्टेशन से गुजरता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक वर्ण से, हर एक
अपने अपने यात्रा के अ, समय के अनुसार गुजरते ही है, इसलिए शायद कहा जाता है कि एक्यूरेट है। तो अभी हम यहाँ एक साइलेंस ब्रेक लेते हैं। अभी हमने ये जो समझा है, ये समझ से कई बार ऐसा जजमेंट करते हैं कि ये क्यों नहीं ज्ञान में आ रहा, ये क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। तो हमें ये समझना है कि हर कोई उस नेचुरल साइकिल से गुजरेगा। जब तक उसका समय नहीं आता है वो आएगा नहीं वहां पर। तो हमारे को थोड़ा तभी कहा जाता है कि बहुत पेशेंस के साथ इस ज्ञान में हमें चलना होता है। और खुद हम स्थिति को मेंटेन करेंगे तो ये आसान हो जाता है लोगों को जल्दी वहां से, इस ड्रामा से बाहर निकालना, इस डीमन फेस से, आसुरी फेस से बाहर निकालना। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस में चलते हैं हमेशा की तरह। इस समय हम कोई और कार्य नहीं करेंगे। अभी अभी आप सुन रहे थे और अभी हम इसी सेकंड में न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड लाइट, सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करें और हम देखते हैं इस सूक्ष्म घर को। ये है हमारा स्वीट साइलेंट होम। स्थूल दुनिया में हम गेस्ट थे, एक्टर थे, टूरिस्ट थे, लेकिन यहाँ पर अदृश्य प्रिंस है, राजकुमार, क्योंकि ये आपका घर है। और यहाँ पर कोई कहानी नहीं है, यहाँ कोई ड्रामा नहीं है। सारा ड्रामा हम एक ही सेकंड में ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं नीचे। जब हम उसको पूरी तरह ड्रॉप करते हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं हमारे खुद की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया। इस दुनिया में सभी बेहद लवली और लविंग है। निराकारी स्थिति में जैसे कि सब देवताएं हैं, ईगोलेस, सॉरोलेस और डिजायरलेस। ना इच्छाएं हैं यहाँ, ना दुख है यहाँ। सब डिवाइन है। क्यों है डिवाइन? क्योंकि यहाँ कोई दैत्य नहीं है। ये फॉल्स आइज ही है, वो दैत्य है। अगर वो नहीं है तो सब डिवाइन, दिव्य है।
दुनिया रावण और माया से परे की दुनिया है, ऊंची दुनिया और परे की दुनिया। रावण फ्री दुनिया। ना यहाँ कोई शिकायत है, ना कोई मुकाबला है, ना यहाँ कोई लेजीनेस है, ना बोरिंग है। स्वीट साइलेंट वर्ल्ड। मौज की दुनिया। अदृश्य प्रिंस की रूहानी दुनिया। ये वो दुनिया है जहाँ समानता है, इक्वलिटी। कहानी में कोई राजा है, कोई रंक है, कोई प्रजा है, लेकिन यहाँ सब बराबर। यहाँ का कल्चर बाप समान। हर एक एक दूसरे से न्यारा और प्यारा। हम देख सकते हैं सूक्ष्म बुद्धि से पूरे 800 करोड़ तकरीबन। आप अपनी नजर दौड़ाइए और देखिए, ये आत्मिक नजर है। दिव्य बुद्धि से हम देख सकते हैं ये रियल दुनिया है। सारा टाइम कहानी में घुसे रहना ये कोई समझदारी नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि से देख सकते हैं सब कुछ। और अगर ये बुद्धि नहीं है तो अपनी दुनिया को मिस कर जाते हैं। जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य। ये दुनिया सबकी नाक के सामने है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है कि इसी वक्त हम वहां थे और जब चाहे वहां पहुंच सकते हैं। एक संकल्प की दूरी पर है। बहुत सी प्रदेश में। एक प्रश्न है, ले सकते हैं अभी? जी जी। ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो पुरुषार्थ आगे पीछे होता रहता है, शायद ये वर्ण के रेफरेंस से पूछ रहे हैं कि पूरा दिन में लगता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी से एक्सपीरियंस होती है, तो एक लेवल में कैसे रहे? इसी के लिए ना मेन एनर्जी जो है वो ब्राह्मण की है। ब्राह्मण वर्ण में ही है हम। लेकिन होता ये है कि आपको केवल इतना करना है, थोड़े टाइम हमारे को प्रैक्टिस जो है एक्यूरेटली करनी है, धैर्यवत होके समय निकाल के ही प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखेंगे कि इवन जब आप ड्रामा में होते हैं, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जगे रहें, अलर्ट रहें, जागृत रहें। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। ड्रामा में भी जब आप रहें तो आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें, देखें कि ये ड्रामा है। जितना आप इस अलौकिकता में रहेंगे
उतना ये स्थिति जो है आपकी जमती जाएगी। उतना ये डिफॉल्ट मोड हमारा जो पत्थर बुद्धि का चेंज होता जाएगा। ये हमेशा यू नो बाबा को याद करना है ऐसा नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में भी आप रहेंगे तो वो भी हमारी गुड स्टेज है ना। तो हम इसको ऐसे लेते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं प्रतीक भाई या प्रदेश जी भाई? नहीं जी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज है तो उसकी वजह से शायद कभी कभी वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जितना ट्रूथ में रहेंगे उतना वो लेवल वो फील होता जाएगा ऑप्शन। बिल्कुल। इवन ये जो 1972 की एक मुरली में बाबा कहते हैं कि मुझे भी आप क्यों याद कर रहे हो, मुझे भी क्यों याद कर रहे हो, इसीलिए ताकि आप आत्माभिमानी स्थिति में रह सको, है ना। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस हमारे को खास आत्माभिमानी स्थिति की करनी चाहिए। बाबा को तो याद करते ही हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म योग करना ये भी हमारे को आना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर ये भी इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं। अभी कुछ कोई और क्वेश्चन ऐड? नहीं है। राइट ना। एक चीज आपको बताना चाहेंगे ना, जितना जितना आप इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, पारस बुद्धि का, इसकी भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पारस बुद्धि क्या है। जैसे कि अभी हम एक दो बार प्रैक्टिसेस में हम कर रहे थे, तो अगर एक हाथी है, हाथी है जो आप देखते हैं कि पारस बुद्धि से देखेंगे तो आपको ये पूरा हाथी नजर आएगा, उसकी पूंछ भी नजर आएगी, उसकी आंखें भी नजर आएगी, उसकी सूंड भी नजर आएगी, उसका पैर भी नजर आएगा, और क्यों पैर है क्यों सूंड है ये भी नजर आएगा। और ये भी नजर आएगा वो पूरा, वो आदमी जो उसके साथ खड़ा है वो क्यों है वो भी नजर आएगा। आपको एक कनेक्शन नजर आएगा। ये वो बुद्धि है जो यू नो आपको ऐसा कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये कनेक्शन को आप समझ सकते हैं कि वो आदमी उसकी देखभाल करने को है। आपको जंगल भी नजर आएगा जिसमें वो हाथी है, और वो जंगल क्यों है वो भी नजर आएगा कि वहां से आप खाना ला सकते हैं, ये जो आदमी है वहां से खाना ला सकता है। तो पूरा नक्शा पारस बुद्धि से नजर आता है। डिसजॉइंटेड, अलग अलग नहीं कि ये क्यों है वो क्यों है, नहीं। पत्थर बुद्धि वाले को समझ नहीं पड़ेगा कि ये हाथी क्या कर रहा है, वो उसको पूरा हाथी भी नजर नहीं आता है, थोड़ा सा नजर आएगा, और उसी को वो हाथी समझ रहा होगा। वो आदमी क्यों है वो भी समझ नहीं आएगा, वो अलग अलग नजर आएगा, और जंगल अलग नजर आएगा। लेकिन पारस बुद्धि वाला पूरा समझ सकता है कि इन सब चीजों का कनेक्शन क्या है। तो ऐसे ही जितना हम पारस बुद्धि यानी कि बड़ा नक्शा देखते हैं, है ना। आमतौर पे इस दुनिया में ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम बड़ा नक्शा देखते हैं हमारे को समझ आता है हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, और इस दुनिया में जो घटित हो रहा है वो क्यों घटित हो रहा है वो सब भी हमें नजर आता है। ये सब चीज का एक कनेक्शन नजर आता है। हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारे को यहाँ से जाना है ये भी नजर आता है। जो आम तौर पर कोई देख नहीं सकता वो चीजें देखते हैं हम पारस बुद्धि से। आपको समझ पड़ा? तो जितना जितना आप इसको यूज करते जाएंगे उतना आप ड्रामा से बाहर निकलेंगे, उतना अच्छा आपको योग लगेगा। पारस बुद्धि यूज करना योग लगाना नहीं है, लेकिन इस बुद्धि की वजह से आप ड्रामा से भी बाहर निकलेंगे और योग भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ पड़ा क्या है ये बुद्धि? और हर समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अभी भी। हाँ, इवन अभी भी आप इस जूम कॉल में भी आप देखेंगे पत्थर बुद्धि वाला, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, कोई लेक्चर हो रहा है या कुछ ऐसा ही, इस तरीके से समझेगा। पारस बुद्धि वाला समझेगा कि ये इसके पीछे सोल्स हैं, कहानी में ये जूम कॉल है, आप देख रहे हैं अभी भी कहानी है, इस कहानी के भीतर ये सब कुछ चल रहा है।
और सोल्स जो हैं ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं, ये भी समझ आएगा। तो हर समय जितना आप इस पारस बुद्धि को यूज करेंगे, उतना आपके लिए इजी हो जाता है ये राजयोग। कई बार हम सुनते हैं ना कि राजयोग जो है, जो मुश्किल समझते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जो आसान समझ के लिए उनके लिए बहुत ही सहज राजयोग है। तो पारस बुद्धि से ये सहज राजयोग होता है, लेकिन पत्थर बुद्धि से बहुत मुश्किल हो जाता है, संघर्ष होता है पत्थर बुद्धि से। पारस बुद्धि से इजी रहता है। आपको कुछ पूछना है? आपको समझ पड़ा है? पहले हम आपसे पूछते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है, ऐसे कह रहे हैं, क्लियर है। एक प्रश्न है अभी ले। हाँ बिल्कुल। ये बता रहे हैं कि परिवार में 4-5 लोग हैं, तो हर एक के व्यवहार से उसका वर्ण पता चलेगा। सभी का अलग संस्कार होने से उसके घर से सबका वर्ण का पता नहीं चलेगा। शायद ये कहना ही चाह रहे हैं कि कैसे पता चले हर एक का अ, कौन सा वर्ण है। कभी कभी संस्कार के आधार पर समझ नहीं आता है। ये हमारे को ये ज्ञान है, लेकिन हमारे को दूसरों के वर्ण को ऐसे समझना नहीं है। ये समझ पड़ेगा, लेकिन हमारे को स्पेशली जाके इसमें नहीं करना है। लेकिन ये हमारे लिए है कि कई बार हम जो दूसरों के बारे में एक्सेप्ट नहीं, स्वीकृति नहीं कर पाते हैं, इसलिए है ये ज्ञान, ताकि हम दूसरों को भी स्वीकार करें। अगर पता नहीं पड़ रहा है, ये हमें दूसरों का पता करने नहीं जाना है, वो तो ऑटोमेटिक पता लगेगा। नहीं, नहीं पता पड़ रहा तो उसमें आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे भीतर के पर्पस के लिए है, ताकि हमारी सोच इधर उधर मेन चीज से डाइवर्ट ना हो जाए। जी, क्लियर है। थैंक यू। अभी क्वेश्चन नहीं है। कुछ फाइनल थॉट्स में भी हम आज थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर देंगे। किसी का कोई फाइनल थॉट्स है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? यदि प्रतीक भाई हैं तो हम फाइनल प्रतीक थॉट्स भाई सुन सकते मीटिंग में है अभी। हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चलो। अ, अगर घर पर कोई बहुत अपशब्द से व्यवहार करते हैं तो हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। और उन्हें ये हमारे प्रश्न को होता है कि इस घर में जन्म क्यों मिला हमें। ये ये सारा सूक्ष्म है, लेकिन जब हम दूसरों के रावण से डील कर रहे होते हैं ना, हमारे को थोड़ा केयरफुल रहना होता है। हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना कि उनका रावण बड़ा हो जाए। आप समझ रहे हैं? जब हम दूसरों के रावण से डील करते हैं ना, तो थोड़ा सा केयरफुल, शांत होकर करना होता है, उनका रावण नहीं बढ़ाना होता है। तो इसीलिए हमारे को बेहतर है कि हम चुप रह के कहीं और चले जाएं या कुछ और कार्य कर लें। बट ये सबको अपने अपने सिचुएशन में देखना है। दूसरों के रावण से डील करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना होता जी, क्लियर है। है। और थैंक यू। रोल के बारे में जैसे कहा ना, रोल तो कोई भी हो सकता है ना। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना, हमारे को समझ पड़ेगा रोल भले ही कैसा भी हो। लेकिन हमारे को जो है ये एक चैलेंज की तरह लेते हैं। हाँ, हम कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं कहते, हम उसको चैलेंज कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्व करना है ना हमको। इसीलिए चैलेंज कहते हैं। आप देखेंगे कोई फुटबॉल प्लेयर्स, आपने कहा ना यहाँ जन्म क्यों मिला, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपने देखा एक फुटबॉल प्लेयर कैसा होता है, उस फुटबॉल प्लेयर को थोड़े से सेकंड्स के अंदर वो बॉल गोल तक लेके जाना होता है। और उसी के भीतर उसको कोई खींचता है, कोई गाली देता है, कोई धक्का मारता है, वो लेकिन वहां खड़े होकर आ, उनसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो सेकंड्स लूज कर जाता है।
और फिर बॉल को गोल तक नहीं लेके जा सकता, लेकिन उसी के बीच वो बिना सुने उस बॉल को लेकर जाता है गोल तक और जीत पाता है। ऐसे यहाँ पर भी है। इसी ड्रामा कुछ ऐसा ही बना होगा, कोई गाली देगा, कोई हमारे को धक्का मारेगा, लेकिन इसके बीचों बीच हमारे को बॉल जो है गोल तक पहुंचानी है। तो सबके ड्रामा सिचुएशंस अलग होते हैं, लेकिन हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है कि हर एक जो है ये हमारे लिए चैलेंज है, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, सिर्फ चैलेंज है। चैलेंज यानी हम उसको हायर कॉन्शियसनेस से, यानी आत्म अभिमानी से हम उसको सॉल्व करते हैं। हम उसको परेशान नहीं होते जैसे दूसरे लोग होते हैं। हाँ? तो इसको इस तरीके से देखना है। इज इट ओके? जिसका भी प्रश्न था या आप कुछ ऐड करना चाहते यस, क्लियर, वेरी गुड। इससे आगे जो पूछ रहे थे कि ना परिवार में ऐसे डिफरेंट होते हैं, तो जब से ये वर्ण का समझ में आया, तो पहले तो वर्ण के बारे में आता था तो जैसे थोड़ा बॉडी के लेवल पर, कि शूद्र वर्ण का ऐसे पार्ट के लेवल पर ऐसे रहता था। और अभी ये पता चला कि एक अलग अलग फेजिस है हर एक के। और ये जो एक्सेप्ट करने की बात आती है कि जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो, तो वो पहले हो नहीं पाता था, क्योंकि हमेशा एक ये फीलिंग ही नहीं थी कि हम भी उसी तरह से गुजर के आए हैं। और ऐसा अनुभव हुआ कि अ, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम आगे हैं, इसलिए हमें याद नहीं रहता है कि हम पीछे वहीं से आए हैं। तो अब जब ये समझ में आता है तो क्लियरली समझ में आता है कि हर एक जो मुसाफिर है वो अ, हर एक वर्ण से गुजरता है, तो हम भी वहां से ही आए हैं। तो जैसे ही हमें वो स्मृति आती है, तो स्वतः एक एक्सेप्टेंस रहता है, क्योंकि अ, वर्ण के हिसाब से ही हर एक की हॉबी, जैसे बताया आज के सत्र में, हर एक के इंटरेस्ट, हर एक के क्वालिटीज और हर एक की स्टाइल, तो वो अ, जिस जिस फेज में है, तो एक तरह से देखे तो बाबा कहते हैं किसी का दोष नहीं है, तो वो समझ में आता है। क्योंकि जैसे वर्ण में आते हैं, एनर्जी डिप्लीट होती है बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, तो बिहेवियर शिफ्ट होता है। और जैसे बाबा के कभी कभी कहते हैं मियाँ मिट्ठू मत बनो, तो हर एक समान है। ऐसे नहीं है कि हम ही जैसे महान है। तो परिवार में भिन्न भिन्न फेजेस में हो सकते हैं। हर एक का एक डोमिनेंट फेज रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको लेबल लगाए कि वो उसी फेज का है। दूसरे फेजेस से भी वो शिफ्ट होते हैं, तो हम अ, शुभ भावना रख के अगर ये कंपेशन रखे, तो दे विल गेट हेल्प, तो वो भी वो फेज से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। थैंक यू, ओम शांति। हैं। तो यहाँ पर मे बी हम इसको क्लोज कर सकते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है। इज इट ओके? यस, ये लास्ट कुछ पूछ रहे हैं कि ज्ञान में होने के बावजूद ज्ञान के बारे में कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो मतलब शायद उनका रिएक्शन हो जाता है, तो मैं क्या करूं? यही ज्ञान यही कहता है कि आ, ज्ञान के बारे में भी हमारे को आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना है। भले हम यहाँ पर हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना है इस ज्ञान के बारे में भी। जो बोलता है तो वो उनका व्यू है ना, हम तो ज्ञानी बने रहे ना। लेकिन आ, उसमें आवेश में आने का जरूरत नहीं है। हम अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हटाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक और बात, दूसरों का रावण हमारे को इतना तंग नहीं करता है जितना हमारे खुद का रावण तंग करता है। हाँ? दूसरों को उनका रावण उनको तंग करता है, हमारे को नहीं इतना तंग। इसलिए बेटर हमारे को अपने रावण पे जो है फोकस करके उसको निकालना है, उसमें हम ज्यादा ध्यान दें। बाहर वाले का रावण वो अपने आप डील हो जाएगा। पहले हमें अपना रावण, अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को हटाना है।
उनके पास, आपके पास चॉइस है दूसरे का कितना लेना है, लेकिन अपने रावण से आपके पास चॉइस नहीं, 100% वो आपको तंग करेगा। तो ये हमारे ऊपर है। तो बाहर वालों के रावण से विचलित ना हो, लेकिन अपने ऊपर फोकस करें। जी शुक्रिया। तो आज बहुत अच्छी तरह से हमने समझा कि अ, कैसे भिन्न भिन्न वर्ण की एक स्पेशल क्वालिटी है, जैसे ब्राह्मण है तो ज्ञान है, अ, देवताओं की हैप्पीनेस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे बिहेवियर शिफ्ट होता है। और आगे की यात्रा हम जारी रखेंगे। कल फिर से इसी समय पर मिलेंगे, और होमवर्क जरूर कीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू। ठीक है, अभी और कुछ खिला। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और क्या रहेगा होमवर्क? रावण को बंद करने का तरीका है, थोड़े थोड़े जिसको मुश्किल पड़ता है ना उनके लिए बता रहे हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए, एक एक मिनट के लिए आप उस गोल्डन रेड लाइट में जाकर आए। देखा गया है, नहीं, ऑब्जर्वेशंस में देखा गया है कि अगर हम थोड़ी देर भी वहां रहते हैं ना, तो रावण कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर भी वहां रहकर आते हैं ना, कई लोगों ने बोला कि योग नहीं लगता, क्या करें? थोड़ी थोड़ी देर आप, क्या होता है, मन जब शांत होगा उसके बाद आप उसको, योग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एटलीस्ट एक एक मिनट की या कुछ सेकंड्स की भी, आधे सेकंड की भी प्रैक्टिस करें, बार बार वहां शांत होकर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। जी शुक्रिया। और लास्ट में दूसरे का जो रावण है, हम ध्यान रखेंगे कि अपने अंदर का रावण ट्रिगर ना हो। तो इसी बात को हम स्मृति में रखते हुए फिर से कल मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू।